ट्रंप अब दुनिया का नया टोल माफिया बनने निकले हैं। वो अमेरिका से 11,500 किलोमीटर दूर एक समुद्री रास्ते पर दुनिया से कौन सी फीस वसूलने की कोशिश में है। जिस ट्रंप को अब अमेरिका के 37% लोग भी पसंद नहीं करते, वो दुनिया से 20% की वसूली करके क्या साबित करना चाहता है। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो हफ्ता वसूली करने वाले गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या है टाको और नाचो और कैसे मिलकर ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की चटनी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वो हिस्सा है जिससे आपको साफ हो जाएगा कि आखिर ये लड़ाई फिर क्यों शुरू हुई। हॉर्मुज़ में वो कौन सा रास्ता है जिस पर अमेरिका की नज़र है। अमेरिका कैसे इसका फ़ायदा उठाकर ईरान को जवाब देना चाहता है। दरअसल हमलों और मिसाइलों के शोर में आपको ये कोई नहीं बता रहा कि हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका का असली प्लान क्या है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान की शिपिंग पर फिर से ब्लॉकेड लगाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 20% चार्ज वसूलेगा। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका इस रास्ते की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए दुनिया को इसके बदले कीमत चुकानी चाहिए। इस व्यवस्था को लागू कैसे किया जाएगा, किस जहाज से पैसा लिया जाएगा और 20% की गणना कैसे होगी, इस पर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। यानी जो जलमार्ग हॉर्मुज़ युद्ध पहले से सबके लिए खुला था, फ्री था, जहां से रोजाना सैकड़ों जहाज बिना रोके टोके गुजर रहे थे, बिना कोई फीस दिए, उसे पहले तो अमेरिकी हमलों के बाद बंद करा दिया गया और अब रास्ते को खोलने के लिए अमेरिका टोल वसूलना चाहता है। और यहां समस्या पैसे की नहीं है, बात सिद्धांत की है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी स्टेट से सिर्फ गुजरने के लिए अनिवार्य तौर पर टोल लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि सुएज कनाल और पनामा कनाल की तरह हॉर्मुज़ कोई इंसान का बनाया हुआ रास्ता नहीं है जिसके निर्माण और रखरखाव की फीस ली जाए। ये प्राकृतिक समुद्री रास्ता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है कि जहाज़ों को यहाँ से गुजरने का रास्ता मिले। दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है हाइपैक लॉयड, जर्मनी की है, और ये कहती है कि ट्रंप की इस योजना को सैद्धांतिक और बुनियादी रूप से गलत माना जाएगा। जर्मन शिप ओनर्स एसोसिएशन ने इससे भी बड़ा सवाल पूछा है। अगर आज हॉर्मुज़ पर ऐसी फीस लगी तो क्या कल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट पर भी फीस लगेगी? उसको लगाएगा कौन? और उसके बाद किस समुद्री रास्ते का नंबर आएगा? और यहां तो अमेरिका जो करना चाहता है वो सरासर गलत है। वो अपने ही तर्क में फंस गया है। कुछ समय पहले तक अमेरिकी सरकार का कहना था कि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर मनमाने तरीके से टोल लगाने का अधिकार नहीं है। ईरान की ऐसी मांगों का अमेरिका ने इसी आधार पर विरोध किया था। इस बात को ध्यान से सुनिए। अब ट्रंप अपनी कही बात को पलटकर वो बात कह रहे हैं जो पहले ईरान कह रहा था, बल्कि वो 20% की बड़ी रकम की बात कर रहे हैं। कई लोग अब कह रहे हैं कि इससे भविष्य में ईरान के टोल का दावा और मजबूत हो जाएगा। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका सुरक्षा पर पैसा खर्च कर रहा है या नहीं। सवाल यह है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर किसी इंटरनेशनल जलमार्ग पर सुरक्षा देने का दावा करने लगे और उसके बदले कीमत मांगना शुरू कर दे, मनमानी कीमत तय करे, तो फिर फ्री नेविगेशन का सिद्धांत हवा में उड़ जाता है। कल तक अमेरिका का तर्क था कि हॉर्मुज़ किसी एक देश की जागीर नहीं है। आज ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका उसका गार्जियन यानी रक्षक है।
अजीब आदमी है, खुद ही कुछ भी तय कर लेता है और फिर उसकी जिद करता है। आखिर उसको गार्जियन किसने बनाया? यूनाइटेड नेशंस ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, ओमान ने, ईरान ने, या खुद ट्रंप ने? खुद ट्रंप को। ये होती है मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात। यहां कानून की किताब में एक दिलचस्प पन्ना भी है। हॉर्मुज को लेकर जिस अंतर्राष्ट्रीय संधि का सबसे ज्यादा हवाला दिया जाता है उसका नाम है UNCLOS, यानी UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके मुताबिक हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से जहाजों को लगातार गुजरने का अधिकार है। लेकिन एक बात अक्सर इस बहस में दब जाती है और संदीप चौधरी के शो सीधा सवाल में मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि ईरान ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन उसने इसे कभी रेटिफाई नहीं किया, यानी ईरान की संसद ने कभी इसे पास नहीं किया। इसलिए ईरान इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ध्यान से सुनिए, अमेरिका ने भी इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जहाजों के आने जाने की आजादी अब एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नियम बन चुकी है जिसे संधि पर दस्तखत न करने वाले देशों को भी मानना चाहिए। है ना अजीब बात? है ना यूएस की दादागिरी? ईरान कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते कि संधि का हिस्सा न बने, लेकिन जब अपने हित की बात आए तो उसी संधि के अधिकार को लेकर हमारे सामने खड़े हो जाएं। सही बात है। जिस रास्ते पर अमेरिका कल तक कह रहा था कि किसी को टोल लेने का अधिकार नहीं है, आज उसी रास्ते पर वो खुद 20% टोल की मांग कर रहा है। कोई कायदा कानून नियम है कि नहीं? या इसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी बात, हमने ईरान को हॉर्मुज के रास्ते पर बंदूक लेकर एक खड़े आदमी की तरह समझाया था। वो तस्वीर आगे भी है, उसको पूरी समझिए, ये जरूरी है। उस रास्ते पर वो आदमी बंदूक लेकर, यानी ईरान बंदूक लेकर अचानक किसी शांत सुबह नहीं खड़ा हो गया था। इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने अमेरिका की धरती पर हमला करके नहीं की थी। पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। उसके बाद ईरान का सबसे बड़ा जवाब, सबसे बड़ा दबाव का हथियार बना हॉर्मुज। ईरान की ऐसी अचूक रणनीति जिसका जवाब न अमेरिका के पास है और न ही इजराइल के पास। ईरान की नजर से यह सवाल उल्टा है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत आपके देश पर हमला कर सकती है, आपके ठिकानों पर बम गिरा सकती है, स्कूल की निर्दोष छोटी बच्चियों को मार सकती है, आपके खिलाफ नाकेबंदी कर सकती है, तो क्या आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आपकी सबसे बड़ी भौगोलिक ताकत हॉर्मुज को आप छुएं भी नहीं? सोचिए इस पर। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जिस रास्ते की सुरक्षा बेचने की तैयारी कर रहा है, वो रास्ता अभी सुरक्षित है ही नहीं। और ऐसी हालत में क्या ईरान चुपचाप बैठा रहेगा? ऐसे तो हालात कतई नहीं है। हॉर्मुज की लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेट खुला है या बंद, और ये आज की सबसे बड़ी बात है। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। असल लड़ाई ये है कि जहाज जाएगा किस रास्ते। ये जो पूरी लड़ाई अभी दोबारा शुरू हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह, इसके जड़ में यह है सवाल कि जहाज किस रास्ते जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच MOU साइन हुआ। उसके पैरा नंबर 5 के मुताबिक ईरान को जहाजों का रास्ता तय करना है, यानी जो ईरान तय करेगा वो ऑफिशियल रास्ता होगा। उसने कमर्शियल जो जहाज है उनके लिए रास्ता तय भी कर दिया, लेकिन अमेरिका इसमें टांग अड़ा रहा है। वो चाहता है कि ओमान के अधिकार वाला जो समुद्र है, जो दक्षिणी रास्ता है, उसको बढ़ावा दिया जाए। उसका मकसद है कि जहाज जो उत्तर की तरफ ईरान के नियंत्रण वाला समुद्र है उससे बचते हुए निकले।
ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ओमान वाले रूट को बढ़ावा देकर उसके कंट्रोल को बाईपास करना चाहता है। अमेरिका ने उस रास्ते से गुजरने वाले कुछ जहाजों को सीमित एयर सपोर्ट भी दिया। इसे बहुत आसान तरीके से ऐसे समझिए कि हॉर्मुज एक दरवाज़ा है। ईरान को तय करना है कि दरवाजे से कैसे गुजरना है। उसने तय किया जो मेरे ज़्यादा करीब होगा वही रास्ता होगा सबके लिए। अब अमेरिका कहता है कि नहीं, आप दूसरी तरफ से आइए, सुरक्षा मैं दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका यह तय करने वाला होता कौन है, इस दरवाजे से कौन गुजरेगा कौन नहीं। युद्ध से पहले तो ऐसा कोई विवाद नहीं था। विवाद अमेरिका ने पैदा किया। जब अमेरिका ही चालाकी से दूसरे रास्ते को खोलना चाहता है तो ईरान आसानी से ऐसा क्यों होने देगा? क्योंकि जो MOU साइन हुआ है उसमें साफ बताया गया है कि ईरान को यह तय करना है। इसी को लेकर अमेरिका और ईरान में खींचतान मची हुई है, संघर्ष है, इसी को लेकर हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस हमले में पिस रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए जो हमले हुए MT अल बहिया और MT मोम्बासा पर। दोनों जहाज़ों पर कुल मिलाकर 30 भारतीय नाविक सवार थे। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक एक भारतीय की मौत हुई और 10 भारतीय घायल हुए। भारत ने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों जहाज हॉर्मुज के दक्षिण में, यानी जो ओमान के नियंत्रण वाला क्षेत्र है, उस रास्ते से गुजर रहे थे जिसे ईरान ऑफिशियल रूट नहीं मानता। यानी जिस रूट को ईरानी नियंत्रण से बचने का रास्ता माना जा रहा था उस तक भी मौत पहुंच गई। हमला ईरान का था, लेकिन सवाल है अमेरिका से, क्योंकि इस पूरे विवाद की जड़ में ट्रंप की जिद है। पैसा पहले, सुरक्षा बाद में, या हमला होने के बाद फिर ईरान पर एक और बॉम्बिंग कैंपेन। यही वजह है कि हॉर्मुज की असली स्थिति वॉशिंगटन और तेहरान के बयान नहीं बता रहे, बाजार बता रहा है। और बाजार का दावा है कि हॉर्मुज जल्द नहीं खुलने वाला। अमेरिकी शेयर बाजार में इन दिनों एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो शब्द है नाचो, NACHO, नॉट अ चांस हॉर्मुज ओपन्स। यानी उम्मीद मत रखिए कि हॉर्मुज जल्दी अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएगा। मजाक में ही सही, लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कुछ अनुमान लगाता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये शब्द पहले भी इस युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब फिर चर्चा में है। क्या पता ट्रंप अपनी धमकियों पर टिके रहेंगे या नहीं। तो एक और शब्द चला, टाको, TACO। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी बातें बड़ी बड़ी हवाबाजी और फिर कुछ नहीं। इन्हीं दो नाचो और टाको के बीच पिस रही है दुनिया की अर्थव्यवस्था। ताज़ा लड़ाई और अमेरिकी ब्लॉकेड के ऐलान के बाद ब्रेंट और अमेरिकी क्रूड फ्यूचर्स एक दिन में 10% से ज़्यादा उछल चुके हैं। अब इसको ट्रंप के दावे के सामने रखिए। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका कंट्रोल्स हॉर्मुज, यानी अमेरिका हॉर्मुज पर नियंत्रण करता है। लेकिन अब यहां से हर दिन गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या 10 के आसपास रह गई है, जबकि पहले हर दिन औसतन 130 जहाज गुजर रहे थे। इसलिए नाचो सिर्फ मजाक नहीं है, ये ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या है। और अब इसी आशंका को काबू करने के लिए ट्रंप यहां टोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो महंगाई के एक नए दौर के लिए तैयार हो जाइए। टोल लगाने की आशंका का सिग्नल है और दुनिया के तमाम देशों को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे सिग्नल वाली एक और बात इस लड़ाई के दौरान देखी गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले और शुरुआती दिनों में मिडिल ईस्ट के मोबाइल नेटवर्क्स पर ऐसी ट्रैकिंग की कोशिशें हुई जिनका मकसद अमेरिकी सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन्स की लोकेशन का पता लगाना हो सकता था। इस जांच के मुताबिक क्षेत्रीय टेलीकॉम नेटवर्क्स को बड़ी संख्या में SS7 पिंग्स मिले।
SS7 मोबाइल नेटवर्क्स की पुरानी सिग्नलिंग व्यवस्था है। इसको यूं समझिए, अगर आपका फ़ोन किसी दूसरे देश में रोमिंग पर चलता है, तब नेटवर्क को पता होना चाहिए कि आपका फ़ोन किस नेटवर्क और किस इलाके में है। इसी व्यवस्था की कमजोरियां का इस्तेमाल किया गया और लोकेशन खोजी गई। लोकेशन किनकी खोजी गई? अमेरिकन्स की, अमेरिकन सोल्जर्स की, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स की, और फिर उन लोकेशंस पर हमला किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस वाला देश, लेकिन उसके सैनिकों को उनकी जेब में पड़े स्मार्टफोन्स से दुश्मन ने ट्रैक किया। यानी वो फ़ोन जो लोकेशन का डिजिटल धुआं छोड़ता रहा, किस होटल में गया, किस इलाके में रुका, किस नेटवर्क से जुड़ा, किस एडवर्टाइजिंग सिस्टम ने उसका डेटा कलेक्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षा की नज़र से बड़े मिलिट्री बेसेस से हटाकर होटल्स और कुछ ऐसी जगहों पर रखा गया जहां वो सुरक्षित हों, लेकिन सैनिकों को दुश्मन ने वहां भी ट्रैक किया और ये फ़ोन डाटा की वजह से हुआ। तो बंकर बदलने से समस्या खत्म नहीं हो जाती। तो आखिर में कहानी बहुत सीधी है। हॉर्मुज़ पर आज लड़ाई सिर्फ जहाज़ों की नहीं है, नियमों की है, ताकत की है, उस दोहरे पैमाने की है जिसमें ईरान करे तो दबाव, अमेरिका करे तो सुरक्षा। सलमान खान की फिल्म का गाना है ना, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। हॉर्मुज़ का संकट किसी खाली जगह से पैदा नहीं हुआ। पहले युद्ध आया, फिर नाकेबंदी, फिर जवाब, और उसी रास्ते पर अमेरिका अब 20% की कीमत मांग रहा है। उधर बाजार कह रहा है नाचो, नॉट ए चांस हॉर्मुज़ ओपन्स। और दुनिया अब समझ रही है कि किसी एक महाशक्ति के दावे से समुद्री रास्ते सुरक्षित नहीं हो जाते। असली सवाल अब यह है, क्या हॉर्मुज़ पर कानून चलेगा, या ईरान की भौगोलिक ताकत, या अमेरिका की सैन्य शक्ति? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नियम वही है जो ताकतवर अपने लिए बदल ले, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और टोल नाके में फर्क क्या बचता है? आपको आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं, दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ता हूं। आप लोग जगह के नाम भी लिखते हैं तो उनको भी पढ़ता हूं। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई बताता है हम आपको 30 साल से सुन रहे हैं, 35 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप मुझे मेडल दे रहे हैं कि आप इतने साल बाद भी आप मुझे देख रहे हैं, यानी आपका विश्वास बना हुआ है। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती। मैं एक तरीके से खुली आंखों से सोता हूँ ये सब पढ़ने के बाद। ये पहला संदेश है गरिमा मिश्रा का, कह रहे हैं अद्भुत प्रस्तुति। धन्यवाद गरिमा जी। राजेश शर्मा कह रहे हैं कि सर आपकी खबर आत्मा को टटोल लेता है, यही आपके शो को अप्रतिम बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से तो नहीं हैं, बताइएगा। जमशेद खान है जो कहते हैं थैंक यू फ्रॉम टोरंटो सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा में बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं, कुछ मेरे मित्र भी हैं। अगला मैसेज है मनोज शाह, यूके से हैं। लंबा संदेश इन्होंने लिखा है और कह रहे हैं कि वी बीन वॉचिंग एंड लिसनिंग टू यू सिंस चाइल्डहुड, वी डीपली रिस्पेक्ट योर जर्नलिज्म। कह रहे हैं कि हम आपको बचपन से देखते हैं, आपकी जो पत्रकारिता है उसकी बहुत इज्जत करते हैं, और भी बातें इन्होंने लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैन अली हैं, कह रहे हैं बहुत खूबसूरत अंदाज बयां है आपका। वाह, शुक्रिया हुसैन साहब। हरेंद्र प्रताप सिंह, इनका संदेश अंग्रेजी में है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते इधर उधर की बात करने में, आप सीधे खबर पर आते हैं, और यही आपकी पत्रकारिता की खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही सीखा है मैंने कि जो बात करनी है सीधे कहो। सतनाम सिंह चिट्टी हैं, कह रहे हैं मैंने आज पहली बार आपको सुना, आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं। आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। मैं यूके से हूँ। सतनाम जी धन्यवाद, आपने यूके में बैठकर सब्सक्राइब किया, दिल खुश किया है तुसी। उन्होंने यूके में बैठकर सब्सक्राइब कर लिया कि आपने किया। मेरी टीम कहती है कि मैं बार बार भूल जाता हूँ कि आपको बेल आइकॉन दबानी है,
सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, मैं भूल भी रहा हूँ और एक क्या है, और आपको शेयर करना है। और आप जब दोस्तों को वीडियो भेजें तो उनसे कहें कि वो इसे पूरा देखें, क्योंकि इसी तरीके से यूट्यूब बाबा नापता है कि हमारा चैनल कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो उसका साइज़ इसी से नापा जाता है। तो उसको फॉलो कीजिए। अब बताइए कि आप किस तरह की रिपोर्ट देखना चाहेंगे। अभी तक हम बाहर नहीं गए हैं रिपोर्टिंग के लिए, उसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आप मुझे फील्ड पर भी देखेंगे। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आपके जवाब पढ़ूंगा, अभी रात को पढ़ूंगा, कल भी पढ़ूंगा। धन्यवाद।